हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज मैं अपनी जो हमारी नीट 1 ईयर प्रोग्राम की सीरीज है, इसमें एक नया चैप्टर ऐड करने वाला हूं, जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, या मैं कहूं एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। इस क्वेश्चन में से आपके नीट एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल टाइप भी और कुछ थियोरेटिकल भी। तो सारी चीजें जो एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक जितने भी टॉपिक्स आपके रहेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहे बिल्कुल शुरू से लास्ट तक, क्योंकि जो हमारा मोटिव है ना, वो बच्चों के लिए ये है कि हम जीरो से एडवांस यानी जीरो से हीरो उनको बनाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, अगर आपको अर्श से फर्श तक जाना है तो आपको थोड़ा सा लाइव क्लास का फील लेने के लिए एक कॉपी और पेन साथ में रखना होगा, जिससे कि आपको लगे कि हाँ एकदम क्लास चल रही है। आप भी मतलब इंटरेक्टिव रहोगे और मैं भी, दोनों का एक अच्छा बैलेंस बनेगा, तभी आपका काम अच्छा हो पाएगा। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें। आज की इस वीडियो की मैं बात करूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम क्या क्या करने वाले हैं, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थोड़ा सा एटम के बारे में। उसके बाद जो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों की डिस्कवरी कैसे हुई और क्या क्या मॉडल्स आए, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो थियोरेटिकल पार्ट आज ज्यादा रहेगा, बेसिक पार्ट है बेसिकली ये चैप्टर का। तो इस लेक्चर में हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं, और भी कुछ चीजें रहेगी जो इसमें इंक्लूडेड है। आपको जरूर मजा आएगा। बस करना क्या है, आपको इंटरेक्टिव रहना है, और साथ के साथ जो जो मैं करवाता जा रहा हूं वो आप नोट करते जाओ, जिससे कि आपका शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ठीक है, अब मेरा पहला क्वेश्चन आता है। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं अगर, तो सबसे पहली चीज हमें एटम के बारे में पढ़ना होगा। किसके बारे में, एटम के बारे में। अगर आप 9th 10th में पढ़ के आए हो, या क्लास 11th में भी आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट, तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होगा। नहीं तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स जाके देख सकते हो मोल कॉन्सेप्ट के, उसमें मैंने सारे आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी, और भी मतलब एटम और मैटर सब कुछ मैंने आपको समझा दिया था। स्टिल मैं थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूं। बेसिक बेसिक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं एटम की, तो एटम आपको पता है क्या होता है। एटम क्या होता है, अरे बताओ ना, एटम क्या होता है जल्दी से। कितने पार्ट है ये नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ एटम पूछ रहा हूं, एटम क्या होता है। तो आपको पता ही होगा एटम मतलब क्या है। अरे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मैटर किससे बनता है, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलके बनता है ना। और भी हमने एटम्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, आपको सब याद भी होगा। और उसी टाइम मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं जल्दी बताओ। अगर मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूं, कौन कौन से होंगे। फर्स्ट आता है मेरा इलेक्ट्रॉन, फिर आता है मेरे पास प्रोटॉन, फिर आता है मेरे पास न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब अगर मैं इन तीनों की आपसे पूछूं कि विशेषताएं बताओ, या पूछूं कि पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बताओ, फिर प्रोटॉन के बारे में बताओ, फिर न्यूट्रॉन के बारे में बताओ। सबसे पहले हम चार्ज से करते हैं। ठीक है, चार्ज से इन तीनों को डिफरेंशिएट करते हैं। तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा, नेगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, एक बार देख लें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए एक टेबल बना लेते हैं। जैसे फर्स्ट में रखता हूं इलेक्ट्रॉन, फिर नीचे मैंने रखा प्रोटॉन, नेक्स्ट न्यूट्रॉन। अभी इसको मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि फिर आगे हम इसकी डिस्कवरी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है क्या। ठीक, अब देखो, पहले बात करते हैं चार्ज की। अब ये बताओ, इलेक्ट्रॉन में नेचर ऑफ चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन वैल्यू क्या होगी चार्ज की। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए मैं पूछूं कि इस पे कितना चार्ज होता है, हाउ मच चार्ज, तो फिर क्या बोलोगे।
-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। और अगर सेम चीज मैं प्रोटॉन के लिए पूछूं तो बस प्लस लगा दो, क्योंकि इसका नेचर ऑफ चार्ज पॉजिटिव होगा, 10⁻⁻19 कूलम। वही न्यूट्रॉन के लिए पूछूं, ये तो पता ही है यार, जीरो, कोई चार्ज नहीं। ठीक है, दूसरी चीज जो आती है मेरे पास, चार्ज तो मैंने देख लिए कि भाई इस पे क्या है, इस पे क्या है, इस पे क्या है। अब नेक्स्ट आता है मेरा मास। नेक्स्ट आता है मेरा मास। मास बताओ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, प्रोटॉन का मास क्या होता है, न्यूट्रॉन का मास क्या होता है। अब क्वेश्चन ये आता है, तो देखो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा होता है, अगर कंपैरिजन मास में की जाए तो सबसे छोटा होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग सेम होता है, लगभग हम 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg मानते हैं। तो इन दोनों का पहले लिख देता हूँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। और प्रोटॉन का भी लगभग सेम ही लिखेंगे, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, एकदम बेसिक से आपको कराया जा रहा है। ठीक है, मैंने ये नहीं किया डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, कर सकता था, बट मेरे को क्या है कि आपको बेसिक समझ आना चाहिए, आपको ये क्लियर होना चाहिए। बताओ जल्दी, क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया ना, इसका मैंने चार्ज बता दिया, इसका मैंने मास बता दिया है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा इससे। ठीक है, इन दोनों का सेम ही होता है मास, चार्ज इन दोनों का सेम होता है, बस चार्ज में ये देख लेना कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब इसको समझने के बाद हम आ जाते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। थोड़ा सा मैं आपको अगर आइडिया दूं, तो देखो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने थोड़ा बहुत तो पता होगा कि जे जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, और प्रोटॉन का आपको पता होगा कि एनोड रे एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉन के लिए कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, यही सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप तैयार है, रेडी है, स्टार्ट करें? ठीक, अब देखो हम आ जाते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब आप कहोगे ये क्या है, तो इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखो। इससे पहले मैं थोड़ी सी चीजें आपको बताऊं, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं। पहले क्या था कि ये हमें पता नहीं था कि एटम्स के अंदर चार्ज पार्टिकल्स है, पहले हमें पता नहीं था, तो उसके लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले फेराडे ने ये बताया था कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें तो चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए जे जे थॉमसन ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया एक। अब इसमें एक्सपेरिमेंट में क्या लिया हमने, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ये सिलेंड्रिकल ट्यूब, ये ही डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल ट्यूब क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब। अब इसमें मैंने क्या किए, दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स लिए। इलेक्ट्रोड्स पता है ना, इतना तो यार आपको आइडिया होगा अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। ठीक है, इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दिए, और एयर एट वेरी लो प्रेशर। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछूं अगर, कि एयर जो है वो बैड कंडक्टर है गुड कंडक्टर, तो आप क्या बोलोगे, बैड कंडक्टर है। ठीक है, अगर मुझे उसकी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ानी हो तो क्या करना पड़ेगा, उसको वोल्टेज देना पड़ेगा, उसको वोल्टेज देना पड़ेगा, और वोल्टेज देना पड़ेगा तो प्रेशर लो। तो यानी एयर हमारा कंडक्टिविटी शो कर सकता है कब, जब उसके अंदर लो प्रेशर कर दिया जाए और जब उसको हाई वोल्टेज दिया जाए। तो वही चीज यहां पर बताई गई। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दिए गए। अब यहां पर एक साइड में हमने रख दिया कैथोड और दूसरी साइड में हमने रख दिया एनोड। ठीक है, एक साइड कैथोड एक साइड एनोड, और याद रखो कैथोड हमेशा नेगेटिवली होता है और एनोड हमेशा पॉजिटिवली रहेगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक, और यहां पर यहां वोल्टेज जनरेटर, ठीक है, क्योंकि हमें वोल्टेज तो देनी है ना, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये वैक्यूम पंप है। ये चार चीज आपको समझनी है बस, यहाँ एनोड है यहाँ कैथोड है। अब कैथोड से एनोड पे क्या होगा और एनोड से कैथोड पे क्या होगा, बस इसका खेल है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं, तो पहले मैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की ही बात करता हूं। अब देखो होता क्या है, बेसिकली मैं इसी में आपको बताऊं, तो यहां पर हम एक परफोरेटेड एनोड लेंगे, परफोरेटेड। अब आप पूछोगे सर परफोरेटेड क्या होता है, तो देखो परफोरेटेड होता है मतलब हम इसमें छोटे छोटे होल कर देंगे, छोटे छोटे होल कर देंगे। इसमें देखो होगा क्या, जब जैसी हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं,
और प्रेशर लो कर रहे हैं, तो क्या होगा, गैस आयनाइज्ड होने लगती है, गैस आयनाइज्ड होने लगती है। और आयनाइज्ड होने लगती है का क्या मतलब है, आयनाइज्ड होने लगती है का मतलब क्या है, वो अपने आयंस में टूटेगी, ठीक है, अपने आयंस में टूटेगी धीरे धीरे, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन तो तब तक पता नहीं था आपको, अब तो आपको पता है, लेकिन तब तक नहीं पता था। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, यहां से निगेटिव चार्ज इस तरफ जाते हैं, ठीक है, तो इस तरफ हमें लाइट देखने को मिलेगी, इस तरफ हमें लाइट देखने को मिलेगी। और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने एक चीज और ऐड की थी, मैं बता देता हूँ, फ्लोरोसेंट या फिर ZnS, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ये इसीलिए ऐड की थी जिससे हम चेक कर सके। तो यहाँ पर हमें ग्रीन ग्लो देखने को मिलेगा, कैसा, ग्रीन ग्लो। तो जब हमें ये ग्लो देखने को मिलता है, इसका मतलब यहाँ पर पार्टिकल्स आए हैं, और वो पार्टिकल्स जब उस पर जांच की गई, जब वो एक्सपेरिमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, तब पता चला कि वो जो पार्टिकल्स थे वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे। कैसे पार्टिकल्स थे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जो हमें कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में मिले। और इनकी जो डायरेक्शन थी, इनकी जो डायरेक्शन थी वो कहां से कहां थी, वो कैथोड से एनोड थी। जो डायरेक्शन थी वो कैथोड से एनोड की तरफ थी। बहुत ध्यान से सुनना इसको। तो जब ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो बाद में पता लगाया गया ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, इसको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया गया। तो आप जो इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हो, उसकी डिस्कवरी इस टाइप से हुई थी। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं, मैं पहले ही बता देता हूं। ये अभी आपका बेसिक चल रहा है, आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में से क्वेश्चन आए, बहुत ही रेयर चांस है, फिर भी मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताऊंगा। ज्यादातर E/M रेशियो से आ जाते हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। E/M रेशियो क्या होता है, ई क्या होता है। वैसे मैंने आपको पीछे जो बताया ना, आप इससे भी E/M रेशियो निकाल सकते हो। चार्ज आपको पता है, डिवाइड कर दो मास से, यहाँ तो जीरो हो जाएगा, यहाँ तो जीरो ही है। अब इन दोनों में अगर आप देखोगे E/M रेशियो अगर, और यहां पर देखोगे P/M, इसको मैं P/M लिखता हूं। वैसे इसको भी E/M ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको लिखो E/M ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको लिखो E/M ऑफ प्रोटॉन। तो जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक, ये आपके ऊपर है। तो ये आप कैलकुलेट करना, आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं, लेकिन आप खुद से कैलकुलेट करके रख लो, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक। अभी पहले इसको समझते हैं। तो हमने क्या दो चीजें देखी, कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी दी गई, तो यहां पर क्या मिला हमें, परफोरेटेड एनोड पे ग्रीन ग्लो मिला, जिंक सल्फाइड पे, फ्लोरोसेंट पे। तो जैसे ग्रीन ग्लो मिला, हमें पता चल गया कि यहाँ पे पार्टिकल्स आए हैं, यहाँ पे पार्टिकल्स आए, और वो पार्टिकल्स को जब देखा गया तो वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे, और वो जा कहां से रहे थे, कैथोड से एनोड की तरफ। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, अभी हम जब एनोड रे एक्सपेरिमेंट पे आएंगे ना, तो हम देखेंगे कि जब हम परफोरेटेड कैथोड लेंगे, यानी यहां पर जब हम छेद कर देंगे, यहां पर हम होल कर देंगे, तो फिर एनोड से कैथोड आएगा पार्टिकल्स, यानी पॉजिटिव चार्ज आएंगे। अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ किसकी डिस्कवरी है, वो समझ तो आप गए होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ वाइस वर्सा है, अगर आपने एक डिस्कवरी समझ ली, आप दूसरी भी समझ लोगे, ठीक है, भले ही क्वेश्चन ना आए, आपको समझ में तो आना चाहिए ना। अब देखो इसको और अच्छे से हम समझते हैं। रीडिंग हमने ऑब्जर्व कर ली, उसके बाद एनोड एंड ऑफ द ट्यूब शोड अ ग्रीनिश ग्लो ऑन द ZnS स्क्रीन, जो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। जब एनोड की साइड है ना, वहां पर फ्लोरोसेंट जो हमने लगाया ZnS स्क्रीन, वहां पे ग्रीन ग्लो देखने को मिलेगा। कैसा ग्लो, ग्रीन ग्लो। और नेक्स्ट लाइन में पढ़ो, डिस्चार्ज ट्यूब के लिए दिया है, ये तो खैर वही है जो हमने यहाँ पढ़ा था, सेम ही है, तो ज्यादा कुछ है नहीं डिफरेंस। अब आते हैं मेन, मेन चीज क्या थी, वो तो देखो सिंपल था, सबको समझ आ रहा था। अब ऑब्जर्वेशन क्या की गई, या फिर मैं कहूं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड, वो भी सेम ही है। जो ऑब्जर्वेशन है वही हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड है एक तरीके से। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखो, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहली तो डायरेक्शन जो मैंने आपको बता दी थी, कैथोड से एनोड की तरफ है। दूसरा होता है कि जैसी हमने इलेक्ट्रिसिटी इसको दी, वैसे क्या हुआ, वैसे क्या हुआ इसमें, इसकी डायरेक्शन चेंज हुई। नहीं तो ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा था ना, यानी जब तक इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, तब तक ये स्ट्रेट लाइन में था। और जैसी हमने इसको EF MF दिया, तब क्या होगा, तब ये चेंज कर लेगा, तब ये चेंज कर लेगा। तीसरी चीज क्या थी, तीसरी चीज हमें जो ग्लो देखने को मिला, किसके ऊपर देखने को मिला, एनोड के ऊपर या कैथोड के ऊपर, इस वाले एक्सपेरिमेंट में एनोड के ऊपर, और वो किस साइड, जहां पर ZnS स्क्रीन लगी थी, जहां फ्लोरोसेंट था। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है।
ठीक, आओ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट वही है हमारा, कैथोड रे मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड। मतलब कैथोड रे कहां से कहां जा रही है, डायरेक्शन हमेशा याद रखो, कैथोड से एनोड। सेकंड पॉइंट, कैथोड रेस ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद हाई वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो कैथोड रे है वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, कब तक, जब तक उस पर EF नहीं है। वो तो सिंपल सी बात है, समझ भी आ रही है। थर्ड पॉइंट पढ़ो, cathode rays are more efficiently observed with the help of a fluorescent or phosphorescent material like ZNA। इसको आप ऐसे फ्लोरोसेंट से याद कर सकते हो, ये भी इसको बोल सकते हैं। Cathode rays rotate the light pedal wheel placed in their path. It shows that the particles of cathode ray particles are material particles which have mass and velocity। वो अभी हम आगे देखने ही वाले हैं कि मास क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स का। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, पांचवा और छठा पॉइंट, कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही EF एंड MF हम देंगे तो वहां पर क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। कैथोड रेज डिफ्लेक्ट हो गई, और यहां पर भी देखो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में भी डिफ्लेक्ट हो गई। तो डायरेक्शन चेंज कब हो रही है या डिफ्लेक्शन कब हो रहा है, जब हम उसे EF एंड MF दे रहे हैं, नहीं तो वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। और हमने पढ़ा ही है ना कि एटम्स की तो प्रॉपर्टी होती है ना कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, है ना। अब देखो चार्ज टू मास रेशियो E/m, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, मैंने आपको होमवर्क टाइप दिया था, होमवर्क नहीं कहूंगा, छोटा सा काम दिया था कि आप E/m निकालो, क्योंकि चार्ज मैंने आपको बताया, मास मैंने आपको बताया, तो आपको करना चाहिए था, करना चाहिए था कि नहीं बताओ। अब देखो, ये मेजरमेंट की गई, चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और m यानी कि मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31। यूनिट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि E/m निकाल रहा हूं, ठीक है। E/m निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻31। एक बार चेक करना यही आएगा या नहीं। इससे इसको कैंसिल आउट करो, इससे इसको कैंसिल आउट करो, ये 10⁻12 नीचे रह जाएगा, इसको ऊपर ले आओ, 10⁻12, 10⁻12 इंटू, ये देखो 1.6 है या 9.1 है, डिवाइड मारो, 0 पॉइंट लिया, 16 हो गया, 9 7 जा 63, तो लगभग कितना आ जाएगा, 0.17। ठीक है, ठीक है ना। और अगर मैं इसको इस टाइप से भी लिखना चाहूँ, इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, 1.7 इंटू 10⁻11। ठीक है, बस एक 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो 1.7, और आगे का कुछ 5 जो भी होगा वो देख लो। बहुत ज्यादा कैलकुलेट आपको नहीं करना है, आप इससे भी पता लगा सकते हो, क्योंकि आपको ज्यादातर क्या है ना, कंपैरिजन करनी होती है, E/m इलेक्ट्रॉन, E/m प्रोटॉन, तो वो कंपैरिजन पावर से भी हो जाती है, इतना ज्यादा क्लोज उसमें नहीं होता है। और न्यूट्रॉन का आपको पता है 0 हो जाता है E/m। वो भी अभी हम आगे देखेंगे, उसकी चिंता मत करो। यूनिट की बात करूं, इसकी यूनिट कूलम थी, इसकी यूनिट केजी थी, इसकी यूनिट कूलम थी, इसकी केजी में ली थी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कूलम बाय केजी। अब आपका क्वेश्चन एक चीज आ सकती है कि सर क्या इसको हम कूलम बाय ग्राम में ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, अगर हम मास को ग्राम में लिखे। अगर मैं इसको 10⁻⁻28 ग्राम्स में लेता तो कूलम बाय ग्राम में आता, तो वो आपके ऊपर है। लेकिन बेसिकली जब आपको E/m पूछ रहा है तो आप इसमें ही ले लो, ज्यादा बेटर है, जब आपसे पूछा ही नहीं कूलम बाय ग्राम में। हाँ, अगर कोई ऑप्शन ऐसे आए E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन और कूलम बाय ग्राम में दिया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो ना, नीचे अपॉन में किलोग्राम है, अपॉन में क्या करो 1000 ले लो, तो वो ग्राम में आ जाएगा, बस यही तो करना है। ठीक है ना, ये आपको क्लियर हो गया कि नहीं, ये बताओ पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, वरना उससे पहले आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, ये आप पढ़ सकते हो, चार्ज टू मास रेशियो इज द सेम इन रिस्पेक्ट ऑफ नेचर ऑफ द गैस, मटेरियल ऑफ कैथोड, इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल। यही चीज हमें बतानी थी कि इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, इसी डिस्कवरी से हमें यही चीजें पता चली। एक तो हमें नेचर पता चल गया कि उस पर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इसका मतलब उसका जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। दूसरा हमें उसका मास, अच्छा ये जो मास है ये बाद में हमने कैलकुलेट किया था, इसका चार्ज और मास, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा, उतना ज्यादा डीप में आपको नहीं जाना है वैसे तो, लेकिन स्टिल आपको सब समझाया जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा आराम आराम से समझना है।
ज्यादातर आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि मास कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, उतना डीप में नहीं। आपको E/m पता होना चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता होना चाहिए, आपको मास पता होना चाहिए, ये 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। और कैथोड रे की प्रॉपर्टीज जो 2-3 इंपॉर्टेंट है ना, एक EF MF वाली और उसकी डायरेक्शन वाली, ये आपको याद होनी चाहिए। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बता रहा हूँ। पूरा मैं आपको करवा रहा हूँ, लेकिन आपको ये वाली चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस पे। अब एनोड रेस, अभी तक हम देख रहे थे कैथोड रेस, अब आ गया हमारे पास एनोड रेस। तो पेन भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अब सब कुछ लाल लाल होने वाला है। अभी तक हम ग्रीन देख रहे थे ना, कि ग्रीन ग्लो आ रहा था, अब रेड ग्लो पे आ जाओ। सिंपल, कैथोड रेज मतलब ग्रीन ग्लो, एनोड रेज मतलब रेड ग्लो, ये डिवाइड कर दिया है मैंने, ठीक है। इसकी डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने, सबसे पहली चीज, जो मैंने अभी पहले ही बता दिया था वीडियो स्टार्ट करते ही। ही रिपीटेड एक्सपेरिमेंट विद आर डिस्चार्ज ट्यूब, जो अभी तक हमने डिस्चार्ज ट्यूब पे कैथोड रे का देखा था ना, वही चीज अब हम यहाँ देखेंगे एनोड के लिए। यूजिंग अ परफोरेटेड कैथोड, existence of positively charged particle was shown using anode rays। अब देखो, ये है हमारा डिस्चार्ज ट्यूब, ये हमारा डिस्चार्ज ट्यूब। जैसे हमने उस पे किया था सेम टू सेम करना है, एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड। अब कैथोड को हमने उस टाइम पे रखा था सेम, और वहां पर हमने ले लिया था क्या, एनोड की तरफ परफोरेटेड एनोड और फ्लोरोसेंट यानी ZNS। अब उल्टा कर दो, उल्टा कर दो बिल्कुल, कैथोड की तरफ आप परफोरेटेड कैथोड लो, ठीक है, और वहां पर ही आप ZNS स्क्रीन को सेट कर दो। तो होगा क्या, उल्टा होगा। अब लाइट इस तरफ जाएगी, यानी पार्टिकल्स इस तरफ पास होंगे। पार्टिकल्स ऐसे पास होंगे, यानी कौन से वाले होंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। कैसे होंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है। सपोज करो ऐसे है, ये वैक्यूम वाला पार्ट मान लो। ये थोड़ा मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। इस साइड सपोज करो एनोड है, इस साइड सपोज करो कैथोड है। तो यहाँ पर जो रेड ग्लो देखने को मिलेगा, वो मैं पहले ही बता देता हूँ, ZNS स्क्रीन यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो, जो मेन मेन चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। वो क्या क्या है, जैसे कैथोड है, यहाँ से आपको पार्टिकल्स आते हुए नजर आएंगे। कहाँ से, इधर की साइड से, यानी एनोड की साइड से। अभी आप ये मत समझना माइनस माइनस है, ये मैं पार्टिकल्स का दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी तक मैंने पॉजिटिव नहीं लिखा है यहाँ पर, लेकिन वो ऑब्वियसली हमें पता है, ऑलरेडी नोन है कि यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज आएंगे, यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज आएंगे। यहाँ पर बैटरी लगा दी मैंने, यहाँ पर लगा दी बैटरी, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर बोल सकते हो वोल्टेज के लिए। जैसी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, तो क्या होगा, इधर से यहाँ पर रेड ग्लो आ जाएगा। पार्टिकल यहाँ पर आए, लाइट यहाँ पर रेड ग्लो देखने को मिला, इसी को हम क्या बोलेंगे, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। एनोड रे एक्सपेरिमेंट। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट किया, ये किया गोल्डस्टीन ने। ये किसने किया, गोल्डस्टीन ने, मतलब जस्ट उल्टा किया। अब तो आप समझ चुके हो ना, कैथोड रे में आपने अच्छे से समझा। अब एनोड रे क्या है, जस्ट इसका उल्टा है। अब इसकी डायरेक्शंस की अगर मैं बात करूं, जो मेन चीज है, अगर मैं डायरेक्शंस की बात करूं, तो जो डायरेक्शन होगी हमारी एनोड रेस की, वो होगी एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड। दूसरा, ये भी स्ट्रेट लाइन में रहेंगे, ये भी स्ट्रेट लाइन में रहेंगे, कब तक, जब EF MF के एब्सेंस में होंगे। फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ इन एब्सेंस ऑफ EF and MF, ठीक है। और जैसे ये आएगा, तो फिर जो चेंज आएगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं आपके साथ में, और ये आपको आने भी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आए, ठीक। अब इसमें प्रोटॉन को हमें कैसे पता चलेगा, जो लाइटेस्ट पार्टिकल होगा और जो वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, उसको हम क्या बोलते हैं, अरे बताओ जल्दी,
प्रोटॉन बोलते हैं ना। तो यहाँ पर लिखो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। कैसे पार्टिकल्स मिले हमें? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आ जाते हैं ऑब्जर्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मतलब वही एक तरीके से आप प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस भी बोल सकते हो। क्या क्या हमने प्रॉपर्टीज देखी? फर्स्ट, एनोड रेस प्रोसेसेस पॉजिटिव चार्ज, ये तो अभी मैंने बताई। अभी पीछे देख लो यहाँ पर, ये जो मैंने लिखी है सबसे पहले तीसरी प्रॉपर्टी ही है। सेकंड, concluded by their direction of deflection in the presence of electric and magnetic field, ठीक। एनोड रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस इन द एब्सेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये भी मैंने अभी बताया कि स्ट्रेट लाइन में जाएंगे कब? जब उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ना हो, उसकी एब्सेंस में। ये भी अभी थोड़ी देर पहले दिखाया। और एक और है ई बाय एम रेशियो की बात अभी हम करते हैं। वैसे तो इसका ई बाय एम मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वो किस पे डिपेंड करेगा? गैस का नेचर क्या है, कौन सी गैस हम ले रहे हैं, ठीक। हालांकि उतना डीप में मत जाओ कि ये वाली गैस लेंगे तो क्या होगा, ये वाली गैस लेंगे तो क्या होगा। मैं आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ इसकी। In 1919, Rutherford discovered that the smallest and the lightest positive ions are obtained from hydrogen and called them protons। तो प्रोटॉन्स की खोज कैसे हुई? रदरफोर्ड साहब ने क्या देखा इसी एक्सपेरिमेंट में कि जो स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयंस इसमें मिल रहे हैं हाइड्रोजन से, उसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, उसको हम प्रोटॉन बोलते हैं। इसीलिए प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और सेम जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही होता है, बस पॉजिटिव आ जाता है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है शायद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स ही है। इसको भी जल्दी से खत्म करते हैं, क्योंकि देखो हमें पता है कि इसमें से क्वेश्चंस नहीं आने, लेकिन हम बेसिक पार्ट समझ रहे हैं इसको, तो इसको हम थोड़ा जल्दी से कर रहे हैं। अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं, तो देखो न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? जीरो चार्ज होता है। इसमें ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। और इसकी जो खोज की थी वो की थी जेम्स चैडविक ने। ये आपको 9th 10th में भी बता दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन की जे जे थॉमसन ने, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। आपको पता होना चाहिए ना। नेम द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स एमिटेड एज न्यूट्रॉन्स। बिल्कुल सही बात है। मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन्स। अब ये सारी चीजें हम देखते हैं क्या है, क्या बोला जा रहा है। अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा। तो देखो इसमें हमने क्या किया, मैं आपको वर्बली बताऊं तो सिंपल सी चीज की गई, बम्बारमेंट। हमने क्या किया, एक बरेलियम की शीट ली, एक बरेलियम की पतली सी शीट ली, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट करवाई गई, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट करवाई गई। तो हमें क्या क्या मिला? जब हमने हीलियम प्लस बरेलियम की रिएक्शन कराई, इसका मतलब रिएक्शन केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में अगर मैं बोलूं तो हीलियम और बरेलियम की अगर हमने रिएक्शन कराई, और हीलियम में कौन सा? 2 पॉजिटिव चार्ज लिया हमने, 2 पॉजिटिव चार्ज। जब हमने रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिलता है? एक तो कार्बन मिलता है और दूसरा एक न्यूट्रॉन मिलता है। कैसे मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है जैसे, ठीक है, इसको छोड़ो, आप ये रिएक्शन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें ये रिएक्शन। मैं आपको इसलिए मेन मेन चीज दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हमने क्या लिया? हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4, ठीक। और 2 पॉजिटिव चार्ज, यानी 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है। प्लस 49 Be, 49 Be। अब ये क्या है? यानी इसका एटॉमिक नंबर 4 है और एटॉमिक मास 9 है। इससे हमें मिला रिएक्शन कराने पर एक तो कार्बन मिला, और दूसरा क्या मिला? एक न्यूट्रॉन मिला, एक न्यूट्रॉन मिला, 1 न्यूट्रॉन, 1 and 0। दूसरी चीज अगर मैं देखूं तो Z = 2, ये तो आपको पता है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है और एटॉमिक मास 4 है। ये आपको पता है, ये सबको पता है इसका भी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर थर्ड वाले केस में अगर मैं देखूं, तो देखो यहाँ पर एक चीज हमें जो देखने को मिली कि इसका कोई एटॉमिक मास नहीं दिख रहा, मतलब इसका कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। मेन चीज क्या है कि इसका कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। तो यही चीज पता लगाई गई कि ये जो हमें चीज प्राप्त हुई है इसका कोई चार्ज ही नहीं है, इसका कोई चार्ज ही नहीं है। और अगर मैं आपको बताऊं, किसी भी एटम के लिए अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं तो कैसे निकालते थे? मैंने आपको सिखा रखा है। जैसे अगर मुझे इस वाले केस में निकालने हैं 6C12 के लिए, 6C12 के लिए, अब बताओ इसमें कितने प्रोटॉन है? देख के तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर 6 लिखा है ना, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं अगर आपको दिख ना रहा हो। 6C12,
12, मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, 6C12। अब इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? वो भी 6 है। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? तो देखो, न्यूट्रॉन निकालने का तरीका यह है, जो एटॉमिक मास है उसमें से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा? 12 माइनस 6, कितने आ गए? 6। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। तो ये आपको निकालना आता है ना? बोलो। हाँ ठीक है, सही है। अब एक चीज आती है न्यूट्रॉन के ऊपर, हमें पता है जी, आपने कहा बिल्कुल सही बात है, हमें भी पता है न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता और इसका E/m/0 होता है, पर इसका मास कितना होता है? इसका मतलब ये थोड़ी है कि चार्ज नहीं है तो मास नहीं होगा, मास तो है इसका, मास तो होगा। अब मास कितना है तो इसको हम स्लाइटली इक्वल्स मानते हैं प्रोटॉन के। इसका जो मास होता है वो स्लाइटली इक्वल होता है MP, ऐसे कर लो, MP/m/n। ये स्लाइटली इक्वल्स होता है किसके? न्यूट्रॉन के। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो स्लाइटली इक्वल होता है। अब आ जाते हैं एक और टॉपिक या एक और मॉडल पे, थॉमसन मॉडल। बहुत ही इजी चीज, इजी पीजी चीज है। मैं आपको बताऊं, थॉमसन मॉडल आप पढ़ के भी समझ सकते हो, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। आपको वाटरमेलन और प्लम पुडिंग वाला केस पता होना चाहिए बस। प्लम पुडिंग वाला केस पता है, वाटरमेलन वाला केस पता है, आप समझ जाओगे। जैसे कभी आपने वाटरमेलन देखा है? तरबूज तो खाते होगे ना? तरबूज खाया है ना कभी जिंदगी में? हाँ, ठीक है। तो तरबूज के ऊपर आपने देखा होगा, उसके जो बीज होते हैं ना काले काले, वो ऊपर आपको दिखते हैं। प्लम पुडिंग में भी ये चीज आप देख सकते हो, देखते हो ना? तो ऐसी थॉमसन ने भी कुछ ऐसी ही बातें की। थॉमसन ने क्या बताया कि जो चार्ज होता है ना कभी भी, वो स्पेयर की, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है स्पेयर के ऊपर। अब स्पेयर आप वाटरमेलन से भी बना सकते हो, स्पेरिकल दिखता है, ठीक है। हाँ, और नेगेटिवली चार्ज, जो हमारे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो प्लम पुडिंग की तरह होते हैं। जैसे उस पे दिखते हैं ना रेजन्स, हल्के 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 हल्के, वही चीज हमें बतानी है, ठीक है। वही हमें बतानी है। और जो मास होगा उसके लिए क्या कही, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। वैसे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये सारी चीजें अभी हम पढ़ के देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, एन एटम हैज अ स्पेरिकल शेप, रेडियस 10 की पावर, ये -10 ऊपर आना चाहिए, 10 की पावर -10 ऐसे लिखेंगे, मीटर, ठीक। 10 - 10 तो 0 हो जाता ना, ये 10 - 10 नहीं है, 10 की पावर -10 है। पॉजिटिवली चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्पेयर, जो अभी मैंने आपको बताया वाटरमेलन की तरह आप देख सकते हो। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट लाइक रेजन्स इन अ प्लम पुडिंग, इसमें जैसे है। ये आप समझते हो? अब ये मत कहना ये समझ नहीं आ रहा है, अरे ये तो देख के भी समझ आ रहा है। फोर्थ है, मास ऑफ द एटम इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इट, मतलब ऐसा एज्यूम कर लिया है कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि हमने ये भी तो एज्यूम ही किया है ना। ये सब कुछ एजम्पशन पे ही चल रहा है ना कि पॉजिटिवली चार्ज है और वो ऐसे 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 बिखरे हुए हैं जैसे कि उसके तरबूज के बीज है, तो ये भी उन्होंने एज्यूम कर लिया। नेक्स्ट, इसमें बताया गया है, अब ये ध्यान से देखो, जो हमारे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है ना, जैसे ये दिखाई दे रहे हैं, ये इस टाइप से फैले हुए हैं। और जो पॉजिटिवली चार्ज मैटर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको। इसमें कहा गया इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन एन एटम इन सच अ वे दैट द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट इज अचीव्ड, मतलब ये बताया गया है कि इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट है वो अचीव्ड हो गया है। वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना, पढ़ते हो ना, F=q, ये सब वगैरह। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आपने पढ़ा होगा। जैसे अगर मैं बात करूं NaCl है, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, तो सोडियम के ऊपर चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर चार्ज है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों भी आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हुए हैं। समझते हो ना आप? फिजिक्स आपको अगर थोड़ी बहुत भी आती होगी ना, तो आपके लिए चैप्टर बहुत इजी होगा, क्योंकि ये आपका फिजिक्स में भी, फिजिक्स से बहुत ज्यादा आप रिलेट कर सकते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर को अगर चाहो तो। और इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर आपकी अच्छी है तो और अच्छे से आप समझ पाओगे। एक्सप्लेन्स द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम, उसने क्या किया, जो एटम की न्यूट्रलिटी थी उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब ड्रॉबैक भी तो है, ड्रॉबैक क्या है, नॉट कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट, मतलब इसके बाद जो आगे एक्सपेरिमेंट्स होते गए ये उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रख पाया। मतलब जाहिर सी बात है,
इसने कुछ बताया, सामने वाला साइंटिस्ट आएगा, वो कहेगा नहीं ये बात गलत है, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, तो उसने प्रूफ कर दिया कि ये गलत है। यही इसका ड्रॉबैक था। बहुत ज्यादा डीप में इसमें नहीं पढ़ना है। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूं, अल्फा पार्टिकल को जो स्ट्राइक कराया था स्क्रीन के ऊपर, उसमें जो ग्लो मिला था, उसी से उसने कुछ पॉइंट्स निकाले। अभी जो जैसे प्रोटॉन का हम पढ़ रहे थे ना, जो गोल्डस्टीन ने बताया था एनोड रे एक्सपेरिमेंट, उसी में रदरफोर्ड ने अपने बारे में भी कुछ बताया, अपना भी कुछ ज्ञान दिया। और वो क्या ज्ञान दिया वो आप थोड़ा सा सुन लो। थ्योरी है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, फिर से कह रहा हूं, लेकिन आपको समझना है। अब देखो अल्फा पार्टिकल है। अब हम देख रहे थे जब हम अल्फा पार्टिकल किस में देखे थे हमने, न्यूट्रॉन वाले केस में। अल्फा पार्टिकल वाला केस हमने देखा था, ठीक है ना, हीलियम 2He प्लस 2। ठीक। अब इसकी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन जान लेते हैं, इसने क्या कहा, देख लेते हैं भाई क्या बोला है रदरफोर्ड साहब ने। फर्स्ट बोला, मोस्ट ऑफ देम पास्ड अनडिफ्लेक्टेड। मतलब ये बताया कि जितने मतलब चार्ज जो हम देख रहे थे ना कि मतलब भाई जा रहा है कैथोड से एनोड, एनोड से कैथोड, तो यहाँ पर जो बात की गई इसमें कि मोस्ट ऑफ देम अनडिफ्लेक्टेड थे, मतलब वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए। सेकंड, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन वाज डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल। थर्ड, वेरी फ्यू वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, 1 in 20,000, मतलब बहुत कम ही डिफ्लेक्ट हुए थे, सारे डिफ्लेक्ट नहीं हुए, बहुत कम हुए। आप समझ रहे हो कितने चार्ज पार्टिकल्स थे, और उसमें से कुछ ही डिफ्लेक्ट हो पाए। स्मॉल फ्रैक्शन वॉज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, और जो स्मॉल फ्रैक्शन था ना वो बहुत ही स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो पाया। अब ये सारे जो केसेस हैं, ये जो सारी ऑब्जर्वेशन है, इसके बाद रदरफोर्ड ने जो अपनी ऑब्जर्वेशन दी उसका भी तो ड्रॉबैक आएगा। मैंने क्या बताया इसमें, यही चलता गया, कोई आया किसी ने अपना बताया, फिर दूसरा आएगा कि नहीं गलत है, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं अपना दूंगा, फिर उसने अपनी कुछ ऑब्जर्वेशन दी, फिर उसके बाद कोई आएगा उठ के वो कहेगा भाई नहीं तेरी ऑब्जर्वेशन गलत है मैं बताऊंगा, फिर कोई चौथा आ जाएगा, तो यही चलता रहता है यहाँ पे। और ये जो मॉडल्स आप देख रहे हो ना, इसमें यही है, कोई बहुत ज्यादा सही नहीं हो सकता है, उसको गलत करने वाला जब तक ना आ जाए। ऐसे ही होता है ना क्लास में, अगर आप मॉनिटर बन गए सपोज करो, आपने कोई क्लास में सजेशन दिया, अब वो सजेशन बहुत ही बढ़िया था, मतलब सबने आपके लिए क्लैपिंग की, भाई वाह क्या बात बोली है, और फिर आपको मॉनिटर बना दिया गया कि ये कुछ करेगा क्लास के लिए, ये क्लास का माहौल अच्छा करेगा। थोड़े ही दिनों बाद जब आपने वो चीजें इंप्लीमेंट की, लोगों को वो खटकने लगी, लोगों ने कहा नहीं भाई यार मजा नहीं आ रहा, किसी और को बनाओ, इसको देख, इसको ट्राई करते हैं। तो ये चीजें होती है लाइफ में, आप सभी को पता ही होगा वैसे। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है, जो ड्रॉबैक्स आप देख रहे हो ना, हर मॉडल के जो ड्रॉबैक्स है वो ऐसे ही आ रहे हैं कि कोई कोई साइंटिस्ट अपनी रिक्वायरमेंट देख के अपने एक्सपेरिमेंट करके कोई ऑब्जर्वेशन करता है, उसको उस एक्सपेरिमेंट को गलत करने के लिए दूसरा आता है, वो अपनी ऑब्जर्वेशन देता है। तो ऐसे ही हम समझने वाले हैं अब रदरफोर्ड मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में। जैसे इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, ये कहना चाह रहे हैं कि उसने स्टेबिलिटी नहीं बताई एटम की। इट कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम, उसने हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रम नहीं बताया। अच्छा इस चैप्टर में हम आगे स्पेक्ट्रम भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये आप याद रखना, स्पेक्ट्रम हम पढ़ेंगे सारा का सारा, लाइन स्पेक्ट्रम बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें। थर्ड पॉइंट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, उसने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी नहीं बताया एटम का। ये सारी चीजें हम अभी देखेंगे, टेंशन मत लो। लास्ट में आता है आपका मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया था उस टाइम ही, मैंने वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया था, वीडियो स्टार्ट करते ही बताया था आपको चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन पे, मास क्या होता है, और तब भी बताया था ये मास जो है वो ये वहां डिस्कवरी से नहीं निकाला गया, ये अलग निकाला है हमने। जैसे चार्ज की अगर मैं बात करूं तो वो मिल्कियंस एक्सपेरिमेंट से निकाला गया, ठीक है, और ई बाय एम रेशियो थॉमसन ने बता दिया था, ई बाय एम रेशियो उसने बता दिया था। अब उसकी कहानी बहुत ज्यादा डीप हो जाती, इसीलिए मैं उतना ज्यादा डीप उस लेवल पे उस इंस्टेंट पे नहीं जाना चाहता हूं। तो देखो ई बाय एम रेशियो मैंने आपको कैलकुलेट करके भी दिखा दिया था, 1.7588 बाई 82 इंटू 10 की पावर 11 कैसे निकाला था वो आपको पता ही है। ई बाय एम, इसके ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, ठीक है, ये हम कुलम अपॉन केजी में निकाल रहे हैं, कुलम अपॉन ग्राम में भी निकाल सकते हो अगर आप चाहो, फिर आपको मास क्या लेना होगा, ग्राम में लेना होगा, यानी 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम, फिर आपको ऐसे करना होगा, ठीक है।
चार्ज फ्रॉम मिल्केन्स एक्सपेरिमेंट। अब आप कह रहे हो मिल्केन्स एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं कराया? तो देखो ज्यादा बहुत सारी चीजें कराने की जरूरत नहीं है, आपको मेन मेन चीजें करनी है। कौन कौन सी चीजें करनी है? मेन मेन बस आपको याद रखना है कि इस एक्सपेरिमेंट से चार्ज को निकाला था। चार्ज आपको याद रखना है, मेन चीज ये है, चार्ज ये होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, खत्म हो गया, आज काफी जल्दी क्लास खत्म हो गई, क्या बात है। हाँ, क्योंकि आज थियोरेटिकल पार्ट ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चंस भी, न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिल सकते हैं। पहले हम इसमें थोड़ा सा अभी क्या कर रहे हैं, बेसिक बेसिक पार्ट को पहले लेकर चल रहे हैं, जिससे कि आप क्वेश्चन करते वक्त ना हड़कड़ाओ नहीं, आपको ये लगना चाहिए कि हाँ ये तो मुझे आता है, इसमें क्या है, ये तो मैं अभी कर देता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा टाइम आपके लिए रखा था, थोड़ा सा मैंने टाइम लिया थियोरेटिकल पार्ट में। आई नो दैट वो इसीलिए लिया गया क्योंकि मुझे पता था कि देखो थोड़ा सा मेरे को रखना पड़ेगा बच्चों के लिए। बच्चे नहीं तो क्या करेंगे, उसमें अटकेंगे, उस पार्ट में अटकेंगे जिसमें उन्हें नहीं अटकना चाहिए। बट मेन मेन पार्ट आपको मैंने बता दिया इस चैप्टर में। आज की अगर मैं वीडियो का या फिर इस लेक्चर का एक कंक्लूजन आपको बताऊं, तो वो मैंने आपको सबसे पहले पेज पे दिया था, जो मैंने स्टार्ट करते वक्त ही आपको बताया था कि एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ये मैंने बता दिया, मास कितना होता है ये मैंने बताया, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है ये मैंने बताया, न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, क्या मास होता है, ये मैंने आपको बताया। फिर ई बाय एम रेशियो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। ठीक है, बताओ जल्दी। ठीक है, प्रोटॉन का भी आप निकाल सकते हो, अब तो प्रोटॉन का यहाँ से देख लो ना क्या होगा, ई बाय एम रेशियो अगर मैं प्रोटॉन के लिए निकालूं, तो देखो चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन कितना आ गया यहाँ पर, इसको मिटाओ। हाँ, ई बाय एम और प्रोटॉन कितना हो गया, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। कूलम अपॉन केजी में ही निकालो। ठीक है, सॉल्व कर लो। ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 10⁸ ऊपर आएगा, 10⁸ आएगा अगर ऊपर, तो ये 0.9 कितना हो गया, 6 या 9.5 कुछ आएगा, तो ये 9.5 इंटू 10⁻7 कुछ आना चाहिए, आई थिंक 9.58 आता है। ये आप देख लेना कुलम अपॉन केजी में, ये आप देख लेना है, थोड़ा सा काम मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो मैं बच्चों के ऊपर ही छोड़ देता हूँ, ये काम आपको ही करने होते हैं। लेकिन प्रोटॉन का मैंने बता दिया, ई बाय एम मैंने इलेक्ट्रॉन का बता दिया, और न्यूट्रॉन के केस में जीरो हो जाता है, क्यों? न्यूट्रॉन के केस में जीरो हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो अपॉन में जो भी मास होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो ही आएगा। ये आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, सॉल्व भी कर दिया अब तो मैंने। ये मेन चीजें थी, और कैथोड रे का मैंने बता दिया था आपको। कैथोड रे कहाँ से कहाँ चलती है, कैथोड से एनोड की तरफ। और एनोड रे एक्सपेरिमेंट में जहां पर रेड ग्लो मिला था वहां पर क्या थी डायरेक्शन, एनोड से कैथोड की तरफ, वहां पर एनोड से कैथोड की तरफ डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, और जो फंडामेंटल यूनिट्स थी मैंने बता दी थी। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, कैथोड रेज के लिए अगर मैं बात करूं, तो वो तब तक स्ट्रेट लाइन में चलेगी जब तक वहां ई एफ एम एफ नहीं होगा, और उसके बाद वो क्या होगा, डिफ्लेक्शन वाला पार्ट होगा। और ऐसी एनोड रे में भी है, वो इन दी एब्सेंस ऑफ ई एफ एंड एम एफ स्ट्रेट लाइन में रहती है, और उसके बाद उसके चेंज हो जाता है बिहेवियर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। प्लम पुडिंग वाटरमेलन वाला केस करा दिया, वो ज्यादा कुछ खास नहीं है वैसे। ठीक है, रदरफोर्ड का मैंने बता दिया जो ऑब्जर्वेशन थी, और उसका ड्रॉबैक क्या था कि वो सही से बता नहीं पाया था एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। ये सारी चीजें आपने कर ली, आई थिंक मेन मेन चीजें मैंने करवा दी है। इसके बाद हमें बढ़ना चाहिए और इस वीडियो को खत्म करना चाहिए आई थिंक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चलें। और ये थियोरटिकल पार्ट है, थोड़ा सा आप बुक से भी पढ़ सकते हो वैसे तो, ये या फिर जैसे भी आप पढ़ना चाहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पक्का कुछ अच्छा इससे करेंगे, मतलब कि थियोरटिकल पार्ट को हटा के हम न्यूमेरिकल पार्ट को भी स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए आप ज्यादा टेंशन मत लो कि न्यूमेरिकल अभी क्यों नहीं कराएं, तो आराम आराम से करेंगे। ये लेक्चर 1 है ना, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, अभी बहुत सारे लेक्चर आएंगे, तो आप उसके लिए टेंशन बिल्कुल ना लें, और बिल्कुल मोटिवेट होके पढ़ाई करें, बिल्कुल मोटिवेट होके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।